आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी डिजीज का कितना रोल रहा है। तो डायरिया लगभग 17% रहा है, HIV एड्स 3% है, अदर में 10% है, न्यूमोनिया 19% में है, एंड इंजरीज 3% में है, और दैट इज द मीजल्स 4 एंड मलेरिया 8। इन सब का मिलाकर दैट इज 54% डेथ ड्यू टू द माल न्यूट्रिशन। इन सब का मिलाकर 54 है, मतलब इन सब का मिलाकर 54 अकेला कौन कर देता है? माल न्यूट्रिशन। कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना, जो मैं कह रहा हूं उसको अच्छे से सुनो। अगर कोई पूछे कि नियोनेट की डेथ का मेन कॉज क्या है बच्चे, कौन सा? नियोनेटल। नियोनेटल डेथ का मेन कॉज कोई पूछे आपसे, आप आंसर लिख सकते हो या तो प्रीमैच्योरिटी, और अगर ये ऑप्शन में ना हो तो लो बर्थ वेट, और ये भी ना हो तो लंग्स प्रॉब्लम। ये है मेन कॉज ऑफ डेथ इन द न्यूनेट। समझ आ रहा है बच्चे? तो छोटे बच्चों में डेथ का मेन कॉज क्या है? प्रीमैच्योरिटी, लो बर्थ वेट, या फिर लंग्स प्रॉब्लम। क्लियर है? और अगर बच्चे की एज 1 to 5 ईयर है, बच्चे की एज 1 to 5 ईयर है, दैट इज द मेन कॉज ऑफ डेथ, दैट इज डिहाइड्रेशन। समझ आ रहा है बच्चे? सो दैट इज द कंडीशन। आपने कहा कि हर उन पॉइंटों का ध्यान रखना जो मैं आपको बता रहा हूं, एक लाइन में से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपको सारे फॉलो करने चाहिए। बात समझ में आई बच्चे? तो मैंने कहा कि नियोनेटल की बात करें, इन्फेंट की बात करें तो आप ये आंसर टिक करना, और 1 से 5 साल की बात करें तो आप डिहाइड्रेशन की तरफ जाना, ये ना हो तो डायरिया टिक कर देना। क्लियर है बच्चों? आई होप सो इतना समझ में आ गया करना, और 1 से 5 साल की बात करें तो आप डिहाइड्रेशन की तरफ जाना, ये ना हो तो डायबिटिक कर देना। क्लियर है बच्चों? आई होप सो इतना समझ में आ गया होगा। कॉपी और पेन लेके बैठ जाना, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं, जिनका वहां नहीं हुआ क्या पता उनका पढ़ने से यहां हो जाए, और यहां हो जाए तो भी कोई बहुत बुरी बात नहीं है। कम से कम एक जॉब हाथ में होगा तो अगले एग्जाम की प्रिपरेशन फ्री माइंड से कर पाओगे। समझ आ रहा है बच्चे? तो निराश होने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, और ये कंफ्यूज होने का टाइम नहीं है कि मेरी इतनी रैंक है या मेरा हुआ या नहीं हुआ। आप भी जानते हो जितने की क्वालिफाई करे हैं उसमें से 60% बाहर जाने, ओनली 40% आर सिलेक्टेड इन नॉर्थ साइड। अब वो नाम के जो सिलेक्शन हुए हैं उनको मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि नाम वाले जो सिलेक्शन हुए हैं ना, वो ना यहाँ के रहेंगे ना वहां के रहेंगे। तो जो नाम वाले सिलेक्शन है वो इसको सिलेक्शन ना मानकर अगर आगे पढ़ाई पर ध्यान देते रहें तो उनका टाइम बचेगा बर्बाद होने से। बात समझ में आ रही है बच्चे? तो आपने कहा ठीक है, डिहाइड्रेशन डायरिया दोनों हो तो मनीष सिंह, अगर तीसरा ऑप्शन मनीष सिंह हो तो नहीं ना, ऐसा नहीं होता ना बच्चे, दोनों ऑप्शन कैसे हो जाएंगे? तो आपने कहा इन दैट कंडीशन, इन दैट कंडीशन ये सब जो कॉज है ये किसे कॉज है? डेथ के कॉज है। किसे कॉज है बच्चे? डेथ के। इंडिया अडेप्टेड इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ इलनेस, IMCI। क्या है बच्चे? IMCI। और IMCI से कब है? 1995 में आया था। कब आया था बच्चे? 1995 में आया था। कौन? IMCI को अडेप्ट किया था 1995 में इंडिया में। बाद में जिसको रिनेम्ड किया IMNCI में, और IMNCI इंडिया में स्टार्ट हुआ है 2003। डबल स्टार बना लेना, लिख लेना बिल्कुल अच्छे से। IMNCI कब इंडिया में अडॉप्ट हुआ, कब से स्टार्ट हुआ? 2003 से। IMCI कब से स्टार्ट हुआ? 1995 से। बात समझ में आ रही है? तो आपने कहा कि इन दैट बाय जून 2010 तक, एक बात मेरी बड़े गौर सुनना, 2010 तक इंडिया की टोटल 640 डिस्ट्रिक्ट में से 223 डिस्ट्रिक्ट, 2 to 3 डिस्ट्रिक्ट्स आर कवर्ड, और वहां तक पहुंच चुका है प्रोग्राम कौन सा? IMNCI। और लगभग लगभग 2 लाख वर्कर ट्रेंड की हो चुके हैं IMNCI प्रोग्राम को देखने के लिए। 2 लाख वर्कर ट्रेंड हो चुके हैं जून 2010 तक। और कितने डिस्ट्रिक्ट पहुंच चुका है? 223 डिस्ट्रिक्ट तक। कितनों में से? 640 डिस्ट्रिक्ट में से।
बात समझ में आ रही है बच्चे? तो इन दैट कंडीशन अभी हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज ओनली इंट्रोडक्शन ऑफ आईएमएनसीआई। क्लियर बच्चों? तो आपने कहा ठीक है। तो इन दैट स्ट्रेटेजी इंक्लूड थ्री मेन। क्लियर बच्चों? तो आपने कहा ठीक है। कंपोनेंट है तीन। किस इन दैट स्ट्रेटेजी इंक्लूड थ्री मेन कंपोनेंट। इसमें जो मेन कंपोनेंट है तीन, किसके प्रोग्राम के अंदर? आईएमएनसीआई प्रोग्राम। अभी हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज ओनली इंट्रोडक्शन ऑफ आईएमएनसीआई। क्लियर बच्चों? तो आपने कहा ठीक। मेन कंपोनेंट है तीन, किसके प्रोग्राम के अंदर? आईएमएनसीआई प्रोग्राम के अंदर जो मेन कंपोनेंट है वो तीन है। और कौन कौन से हैं? इंप्रूविंग केस मैनेजमेंट स्किल ऑफ हेल्थ केयर स्टाफ। आईएमएनसीआई ये चाहता है कि उसके अंडर काम करने वाले वर्करों की हेल्थ केयर स्किल को डेवलप किया जा सके, जिससे कि वो फर्स्ट लाइन जो क्वालिटी है, केयर है, वो बच्चों को अच्छे से प्रोवाइड कर सके। क्योंकि देखो जो रूट लेवल पर जैसे रूट लेवल क्या होता है आप भी जानते हो, सब सेंटर, पीएससी, सीएससी, सब क्या है? रूट लेवल पे आते हैं। तो अगर रूट लेवल पर अच्छी केयर मिल जाएगी, अच्छा मैनेजमेंट हो जाएगा, तो डिसेबिलिटी, डेथ रेट कम हो जाएगी। तो जितने अच्छे ट्रेंड स्टाफ आपके पास होंगे उतना ही बेटर केयर बच्चों को मिलेगी। तो सबसे पहले है कि जो भी स्टाफ है आईएमएनसीआई का, उनकी स्किल को इंप्रूव किया जाए। ये फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ आईएमएनसीआई। तीन कंपोनेंट है, भूलना मत। सबसे पहले क्या बच्चे? कि हेल्थ केयर वर्कर की स्किल को डेवलप किया जाए। इंप्रूविंग ओवरऑल हेल्थ सिस्टम यानी कहां से? ओवरऑल, दैट इज द सब सेंटर टू मेडिकल कॉलेज, सब सेंटर टू मेडिकल। जितने भी हेल्थ केयर टायर हैं, 2 टायर, 3 टायर, उन सब को इंप्रूव किया जाए, उन सब के हेल्थ केयर सिस्टम को बेटर किया जाए। किसका पर्पज है? आईएमएनसीआई का। एंड इंप्रूविंग फैमिली एंड कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस। इंप्रूविंग फैमिली एंड कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस। तो इंप्रूव करना है फैमिली को, एंड कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस। आपने कहा कम्युनिटी हेल्थ मतलब फैमिली को, जो फैमिली है बच्चे जरा ध्यान सुनना, फैमिली शुड बी इन्वॉल्व, फैमिली शुड बी इन्वॉल्व इन केयर ऑफ चाइल्ड। बच्चे की केयर में शामिल होना चाहिए फैमिली को। इस प्रकार की जो केयर होती है दैट इज द बेस्ट केयर प्रोवाइड बाय द हेल्थ केयर वर्कर्स। अगर फैमिली मेंबर इन्वॉल्व होंगे, तो अगर फैमिली मेंबर को पता होगा हाउ टू टेक केयर ऑफ चाइल्ड, बच्चों की टेक केयर कैसे करनी है, उसका मतलब ये है कि आप पर हर प्रॉब्लम बहुत कम आएगी, क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम फैमिली वाले ही इसको सॉल्व करने की कोशिश कर लेंगे। और फैमिली वाले अच्छे से केयर करेंगे तो उसके बाद वैसे भी रिकवरी रेट फास्ट हो जाए। तो उसके बाद आपने कहा इंप्रूविंग फैमिली एंड कम्युनिटी प्रैक्टिस। ये कंपोनेंट है किसके बच्चे? आईएमएनसीआई। कितने हैं? तीन। सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर की स्किल को डेवलप किया जाए, ठीक है बच्चे। उसके बाद हेल्थ केयर सिस्टम को डेवलप किया जाए, और फिर फैमिली की कंडीशंस को इंप्रूव किया जाए। ये है मेन कंपोनेंट ऑफ आईएमएनसीआई। समझ आ रहा है बच्चे? नॉट सेट से कोई वैकेंसी फिल नहीं होगी हेमंत चौधरी। नॉट सेट ओनली फॉर एम्स। ना ईएसआई फिल होगी, ना निमेंस फिल होगा, कोई भी सेंटर का जॉब इससे फिल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एम्स फिल होगी। ठीक है, अब वापस मत पकड़ो, ठीक है बच्चे? ओके। प्रिंसिपल्स, क्या प्रिंसिपल हैं आईएमएनसीआई प्रोग्राम के? सबसे पहले अंडर 5 ईयर। मैं एक बात बता दूं, किस एज के बच्चों को आईएमएनसीआई प्रोग्राम के अंदर रखा गया है? अंडर 5 ईयर्स। इसका मतलब है कि एट 5 ईयर यानी जो बच्चे 5 साल के हो चुके हैं, लाइन को बड़ा स्टार करके समझ लेना कि वो बच्चे जो 5 साल के हो चुके हैं, उन बच्चों को आईएमएनसीआई में इंक्लूड नहीं किया गया। जो बच्चे अपना 5वां बर्थडे मना चुके हैं,
उन बच्चों को IMNCI में नहीं रखते। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो बिलो 5 years, दैट इज द राइट आंसर। अप टू 5 year दैट इज द रॉन्ग आंसर, बिलो 5 year दैट इज द राइट आंसर। क्लियर है? और बिलो 5 year भी, बिलो 5 year को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, अप टू 2 month एंड 2 month to 5 years। IMNCI प्रोग्राम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 2 साल 2 महीने से छोटे बच्चे और 2 महीने से 5 साल से छोटे बच्चे। इन बच्चों को कहते हैं यंग इन्फेंट। अगर कोई पूछे आपसे विच एज ग्रुप कंसीडर यंग इन्फेंट इन IMNCI, द आंसर इज बिलो 2 month, नॉट 2 month, बिलो 2 month। 2 महीने से छोटे बच्चों को हम 2 महीने से छोटे बच्चों को हम यंग इन्फेंट बोलते हैं। आई होप सो इतना समझ में आ रहा होगा। आपने कहा चलो ठीक है। द चाइल्ड अप टू 5 year एग्जामिन फॉर द जर्नल डेंजर साइन। आप इन बच्चों को किसके लिए एग्जामिन करो? डेंजर साइन के लिए एग्जामिन करो। किसके लिए? डेंजर। आपने कहा डेंजर साइन क्या होते हैं? अगर बच्चे की फीडिंग इम्प्रॉपर है, अगर बच्चा फीडिंग प्रॉपर नहीं कर रहा, कन्वर्जन है और कॉन्शियसनेस जो है वो कम हो रही है, ये सारे क्या कहलाते हैं? डेंजर साइन। फीडिंग प्रॉपर नहीं है, कन्वर्जन आ रहे हैं, कॉन्शियसनेस कम हो रही है, फीवर हाई आ रहा है, ये सारे जो हैं दैट इज द डेंजर साइन। तो आप इसमें बच्चों को मैं सबसे पहले डेंजर साइन को चेक करोगे, ठीक है बच्चे? देन ओके, अगर इनमें डेंजर साइन प्रेजेंट है, इंडिकेट इमीडिएट रेफरल और एडमिशन टू द हॉस्पिटल। अगर इनमें किसी बच्चों में ये डेंजर साइन प्रेजेंट हैं, तो आप जानते हो डेंजर साइन को अगर मैं बात करूं कलर कैटेगरी में, कलर जो मैंने आपको ट्राइएज में बताए थे, याद है बच्चे? तो रेड और पिंक, रेड और पिंक जो होते हैं उन्हें इमीडिएट रेफर करना पड़ता है। समझ में आ रहा है ना बच्चे? तो वही मैंने आपसे कहा है कि अगर ये डेंजर साइन प्रेजेंट है, इमीडिएट रेफर करो और इन बच्चों को हॉस्पिटल में ऐड करो। क्लियर है? देन फॉर ओल्डर चाइल्ड, जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए मेन सिम्टम्स क्या हैं? डेंजर साइन कफ, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डायरिया, फीवर एंड इन्फेक्शन। ये वो बच्चे हैं जो बड़े बड़े मतलब 2 month to 5 years, इस एज में बच्चों में अगर खांसी है, सांस लेने में प्रॉब्लम है, डायरिया हो रहा है, फीवर हाई है, इन्फेक्शन है, they all are danger sign, immediate refer the child to the district hospital or other first referral unit। ठीक है बच्चों? देन आफ्टर, अगर ये बच्चा यंग चाइल्ड है, या मैंने यंग चाइल्ड है जो मैं बताया था बिलो 2 month, इसमें लोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, डायरिया एंड जॉइंडिस आर द डेंजर साइन। कौन कौन से बच्चे? डायरिया, जॉइंडिस एंड लोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हम मानते हैं डेंजर साइन। क्लियर है? ऑल सिक चाइल्ड रूटीनली असेस्ड फॉर न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड इम्यूनाइजेशन एंड डिवॉर्मिंग। क्या क्या बच्चे? दोबारा देखो, न्यूट्रिशनल स्टेटस को चेक करना है क्योंकि माल न्यूट्रिशन मेजर कॉज ऑफ डेथ। देन इम्यूनाइजेशन चेक करना है बिकॉज टू प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। मुझे बच्चा किससे बचाना है? इन्फेक्शन से। किससे बचाना है? इन्फेक्शन से। और न्यूट्रिशन मैं क्यों दे रहा हूं? किससे बचाना है? माल न्यूट्रिशन से। बात समझ में आ रही है बच्चे? और डिवॉर्मिंग आपको क्यों बचाना है? क्यों आप नहीं बचाओगे तो वॉर्म इन्फेस्टेशन हो जाएगा, जिस वजह से आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया कॉमन है। समझ में आया बच्चे? तो इन दैट कंडीशन आपको तीनों चीज समझ में आ रही हैं कि न्यूट्रिशन चेक करना है, इम्यूनाइजेशन चेक करना है, डिवॉर्मिंग चेक करना है। ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ क्लिनिकल साइन आर यूज।
ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ क्लिनिकल, सारे क्लिनिकल साइन नहीं लेने आपको, कुछ ही क्लिनिकल साइन लेने हैं, जैसे कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम, फीडिंग प्रॉब्लम, कन्वर्जन, फीवर, यही चीजें मेनली आपको ऐड करनी है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट, IMNCI मैनेजमेंट प्रोसीजर आर यूज लिमिटेड एसेंशियल ड्रग। आपकी लगातार क्लास चल रही हैं, 6-7 क्लास हो चुकी हैं एसेंशियल ड्रग्स के बारे में। तो जो भी एसेंशियल ड्रग्स के बारे में सर आपको बता रहे हैं उनको ध्यान रखना। एंड एनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ केयर टेकर इन द ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्ड। मैं पहले कह चुका हूँ, फैमिली मेंबर को बच्चे की केयर में इन्वॉल्व होना चाहिए। फैमिली मेंबर को बच्चों के ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व होना चाहिए। काउंसलिंग ऑफ केयर टेकर, काउंसलिंग ऑफ केयर टेकर एट होम केयर, करेक्ट फीडिंग, गिविंग फ्लूइड एंड रिटर्न टू एसेंशियल ऑफ कंपोनेंट। आपको पता होना चाहिए कि केयर टेकर को ट्रीटमेंट में शामिल कर कर आप क्या इम्प्रूव कर सकते हो। होम केयर को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे फीडिंग कराना है सिखा सकते हैं, और कितना फ्लूइड देना है ये सिखा सकते हैं। इसलिए छोटे बच्चों की केयर में फैमिली मेंबर को इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। आई होप सो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चे? देन इफ द चाइल्ड इज नॉट येट 2 months of age, if the child is not yet 2 months of age, the child is considered as a young infant. The child is considered as a young infant. आपने कहा था चाइल्ड, अगर बच्चा, मैंने आपसे क्या बताया था, अगर बच्चा अभी 2 महीने का नहीं हुआ, 2 महीने से छोटे बच्चे को यंग इन्फेंट कहते हैं। ये बात आप याद रखना। चलिए बच्चों, चिल्ड्रन हु आर एज ऑफ 5 year और ओल्डर, 5 साल और उससे बड़े बच्चे जो उनका 5वां बर्थडे हो चुका है, should not be managed according to IMNCI चार्ट। लाइन अंडरलाइन कर लेना, स्टार बना लेना कि जिनका 5वां बर्थडे पूरा हो चुका है उन बच्चों को आप IMNCI चार्ट के हिसाब से मैनेज नहीं करोगे, उनका मैनेजमेंट अलग तरीके से होगा। ठीक है बच्चे? देन आफ्टर एलिमेंट्स ऑफ केस मैनेजमेंट प्रोसेस, क्या क्या एलिमेंट हैं केस मैनेजमेंट प्रोसेस के, ये आप थोड़ा ध्यान रखना। मैं सबसे पहला एलिमेंट है असेस। क्या है बच्चे? असेस चाइल्ड बाय चेकिंग ऑफ डेंजर साइन बाय हिस्ट्री एंड एग्जाम। सबसे पहले बच्चा जब आपके पास आएगा आप उसको असेस करोगे। सबसे पहली बार जब बच्चा आपके पास आएगा आप उसे असेस करोगे, किसके लिए? आंसर है डेंजर साइन। आप उनका डेंजर साइन को असेस करो, उसके बाद आप उसे क्लासीफाई करो कि ये इमीडिएट है, इसको थोड़ा लेट भेज सकते हैं, या होम केयर पे ठीक हो जाएगा। यानी रेड कलर में जाएगा, येलो कलर में जाएगा, या ग्रीन कलर में जाएगा, अकॉर्डिंग टू ट्राई। According to triage, red, yellow and green. Red, yellow and green. क्लियर बच्चे? तो ये जो रेड, तो ये जो रेड है, ये जो रेड है, येलो है और जो ग्रीन है, इनके हिसाब से कि हम क्लासीफाई कर देंगे कि किस कलर कोडिंग में बच्चे को दिया जाए। ठीक है? आइडेंटिफाई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, अभी ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया, अभी हमने सिर्फ इसको आइडेंटिफाई किया है कि इस कंडीशन में कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाए, कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाएगा, इसको असेस किया गया है। ठीक है बच्चे? देन ट्रीटमेंट, उसके बाद ट्रीटमेंट को स्टार्ट करना है। ओरल ड्रग, फीडिंग या फ्लूइड, वो आपको जो देना है, जो भी ट्रीटमेंट का पार्ट है, अब आप ट्रीटमेंट को स्टार्ट करो। तो सबसे पहले आपने क्या किया है? असेस। सबसे पहले आपने असेस किया है, उसके बाद क्लासीफाई किया है, फिर आइडेंटिफाई, और उसके बाद क्या किया हमने? ट्रीटमेंट। क्या किया बच्चे? ट्रीटमेंट। काउंसिल मदर अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग, आपको माँ को काउंसलिंग देनी है, किस बारे में? किस बारे में? ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। एंड ऑन हेल्थ अबाउट द वेल इंस्ट्रक्शन, आपको सबसे पहले माँ को क्या समझाना है? काउंसलिंग, खुद की केयर कैसे करनी है, बच्चे की केयर कैसे करनी है, और बच्चे को फीडिंग कैसी देनी है, और उसके बाद फॉलो अप केयर के बारे में,
जो भी चार्ट है, जो भी डेट है, आप उस डेट को या चार्ट को माँ को समझा देना कि फॉलो अप केयर कब कब आना है बच्चे को लेके फॉलो अप केयर के लिए, अगर कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल है तो आपने कहा टोटल कितने पॉइंट होते हैं प्रोसेस में, तो टोटल 6 पॉइंट हमने देखे हैं। आप सबसे पहले हम क्या करते हैं, असेस करते हैं, उसके बाद क्लासीफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, काउंसलिंग देते हैं, और उसके बाद आप उसे फॉलो अप केयर के बारे में समझा देते हो। रेड की जगह पिंक यूज करते हैं सर, हाँ बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ना, रेड और पिंक दोनों ही सेम है। आप रेड और पिंक को पिंक समझ के रेड को मत छोड़ देना, और रेड समझ के पिंक को मत छोड़ देना, दोनों ही आपको मतलब है इमीडिएट रेफरल, आपको बच्चे को इमीडिएट रेफरल करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, तो दैट इज द एलिमेंट ऑफ केस मैनेजमेंट प्रोसेस। क्लियर? तो आपने कहा ठीक है, वापस से बता रहा हूं, सबसे पहले क्या करोगे, असेस, उसके बाद क्लासीफाई, आइडेंटिफाई ट्रीटमेंट, स्टार्ट ट्रीटमेंट, काउंसलिंग टू द पेरेंट्स एंड मदर एंड फॉलो अप केयर। समझ आया बच्चे? ये किसके बारे में बात चल रही थी, प्रोसेस ऑफ IMNCI, कि हम किस प्रकार से डील करते हैं। अब यहां से थोड़ा सा और हम डिटेल में जाएंगे, वन बाई वन हम करेंगे। सबसे पहले उस बच्चे का जो सिक है और उसकी कौन सी प्रॉब्लम, बैक्टीरियल इंफेक्शन। सबसे पहले मैं असेस करूंगा, क्लासीफाई करूंगा, और उसके बाद फिर मैं इसका मैनेजमेंट भी बताऊंगा। क्लियर है? किस कंडीशन का, पहली कंडीशन है बैक्टीरियल इंफेक्शन। अब ये जो बैक्टीरियल इंफेक्शन है, मैं एक बार ब्रीफ बता देता हूं, ये सेप्सिस भी हो सकता है, ये सेप्सिस जर्नलाइज्ड भी हो सकता है, इस बच्चे में फीवर भी आ सकता है, इस बच्चे का टेम्परेचर डाउन भी जा सकता है, इसको मेनिंजाइटिस भी हो सकता है। समझ आ रहा है बच्चे? ये सारी पॉइंट्स आप याद रखना, ठीक है? तो हमें जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको असेस करना है, क्लासीफाई करना है कि कौन सी कैटेगरी का इन्फेक्शन हुआ है, और फिर उसका मैनेजमेंट देखना है। ठीक है बच्चे? देन आफ्टर, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, ये कौन सा पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं सीवियर के बारे में। कौन सा पढ़ रहे हैं, सीवियर। तो एक बात बच्चे थोड़ा ध्यान से देखना, सीवियर में कन्वर्जन, अगर बच्चे को कन्वर्जन आने लगे, अगर बच्चे को कन्वर्जन आने लगे, ब्रीदिंग फास्ट हो जाए, ब्रीदिंग क्या हो जाए, फास्ट। अब बात यह है कि क्वेश्चन ब्रीदिंग फास्ट क्या होता है, एक लाइन बोल रहा हूँ अच्छे से समझ लो। देखो बच्चे, कट ऑफ पॉइंट पूछ सकता है वो एग्जाम में, कट ऑफ पॉइंट ऑफ ब्रीदिंग। कट ऑफ पॉइंट ऑफ ब्रीदिंग देखो, अप टू 12 मंथ, अप टू 12, मोर देन 50 ब्रीथ पर मिनट इज कंसिडर एज फास्ट। भूलना मत जो मैं कह रहा हूं, अप टू 12 मंथ, मोर देन 50 ब्रीथ पर मिनट कंसिडर एज फास्ट। समझ आया बच्चे? आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद, मोर देन 40 ब्रीथ पर मिनट कंसिडर एज फास्ट। ये एग्जाम में पूछ लेगा, आप अच्छे से आंसर दे देना। 12 महीने तक तो 50 से ऊपर है तो फास्ट, और 12 महीने से लेके एक 5 साल तक, यानी अप टू 5 इयर्स, तो मोर देन 40 इज कंसिडर एज फास्ट। 40 से ऊपर क्या माना जाएगा, फास्ट। क्लियर है? तो सबसे पहले कन्वर्जन है, फास्ट ब्रीदिंग है। मैंने मोर देन 63 लिखा है कि इस बच्चे में जब मोर देन 60 आएगा तभी मैं इसको सीवियर मानूंगा। समझ आ रहा है बच्चे? गुड। चेस्ट का रिट्रैक्शन, आप इस वर्ड को अच्छे से वाकिफ हो, जिसने RDS पढ़ा है वो इस वर्ड को अच्छे से जानता है। जब भी लंग्स प्रॉब्लम होती है,
जब भी लंग्स इमेच्योर होते हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तब चेस्ट का रिट्रैक्शन होना बहुत कॉमन है। आपने कहा सर चेस्ट रिट्रैक्शन होता क्या है? क्या होता है चेस्ट रिट्रैक्शन? क्या होता है? पॉइंट बहुत धीरे और अच्छे समझो। क्या वर्ड बोला बच्चे? चेस्ट रिट्रैक्शन। सबसे पहला पॉइंट मैं बता दूं, चेस्ट रिस्ट्रैक्शन जो होता है ड्यूरिंग इनहेलेशन होता है, सांस खींचते समय होता है, सांस छोड़ते समय किसी को चेस्ट रिट्रैक्शन नहीं होता। हमेशा जो चेस्ट रिट्रैक्शन होता है वो कहां होता है? सांस को लेते समय। और दूसरा बिलो रिप्स। बिलो रिप्स ज्यादातर होता है, सब कोस्टल कहते हैं, इंटरकोस्टल भी होता है और सुप्राकोस्टल भी होता है, पर बिलो रिप्स ज्यादातर देखने को मिलता है और सांस लेते समय ज्यादा देखने को मिलता है। इसे कहते हैं चेस्ट रिट्रैक्शन या चेस्ट इनड्वेलिंग। या तो चेस्ट रिट्रैक्शन कहेंगे और या कहेंगे चेस्ट इनड्वेलिंग। क्लियर बच्चे? सो इन दैट कंडीशन चेस्ट रिट्रैक्शन एंड चेस्ट इनड्वेलिंग। क्लियर है? सबसे पहले कन्वर्जन है, फास्ट ब्रीदिंग है, चेस्ट का क्या हो रहा है? रिट्रैक्शन, नेजल फ्लेयरिंग, ये मैं पढ़ा चुका हूं आरडीएस के अंदर। ग्रंटिंग, याद आ रहे हैं सारे वर्ड? दैट इज द लंग्स प्रॉब्लम। ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के साइन है तीनों, चेस्ट का रिट्रैक्शन, नेजल फ्लेयरिंग और ग्रंटिंग। और सीवियर केस में न्यूमोनिया के चांस होते हैं। क्लियर बच्चे? तो अगर ये जो क्लिनिकल फीचर आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप ये डायग्नोस मानिए। मैंने दो टेबल बनाई है। आपने कहा बल्जिंग फोंटानेल, ये किस में होगा? आईसीपी बढ़ेगा, यानी इट इज द केस ऑफ द मेनिंजाइटिस। ये जो सारे केस थे ये किधर की तरफ इशारा कर रहे थे? ये इशारा कर रहे थे न्यूमोनिया की तरफ। और ये जो इशारा कर रहा है वो कर रहा है इधर की तरफ। अब बच्चे टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और टेम्परेचर कम भी हो सकता है। इस लाइन को अच्छे समझ लो क्योंकि ये वर्ड मैं बता चुका हूं सेप्सिस के अंदर। आया ना बच्चे? तो इन दैट कंडीशन आपने कहा हाइपोथर्मिया और हाइपोथर्मिया दोनों पॉसिबल है, यानी हाइपोथर्मिया भी हो सकता है एंड हाइपरथर्मिया भी हो सकता है। अब मेरी बात को बड़े गौर सुनना। वो पूछे सर एक बताओ, नियोनेटल सेप्सिस में ज्यादा चांस किसके हैं? हाइपोथर्मिया के या हाइपरथर्मिया के? आप स्टार बना लो, आप आंसर देना हाइपोथर्मिया। टेम्परेचर के फॉल होने के चांस ज्यादा होते हैं कंपेयर टू हाइपरथर्मिया। किस कंडीशन में? नियोनेटल सेप्सिस। किस कंडीशन में? नियोनेटल सेप्सिस। देन लिथार्जिक होगा क्योंकि ऑक्सीजन कम है, अनकॉन्शियसनेस होता जाएगा। मोर देन 10 स्किन पोस्टुलेट। दोबारा सुन लो, स्किन पे पोस्टुलेट क्या होता है? पस कंटेनिंग। पस कंटेनिंग जो उभार होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पोस्टुलेट। क्या कहते हैं उन्हें? पोस्टुलेट। और लॉक फॉर द जॉइंटिस। दोबारा सुनो, आपने कहा सब क्या होता है पोस्टुलेट बताना, तो बच्चे देखो ये पहली बार मैं बता दूं, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है रिट्रैक्शन ऑफ चेस्ट। दिख रहा है बच्चे? ये रहा रिट्रैक्शन ऑफ चेस्ट, इनड्वेलिंग। क्लियर है? तो ये जो डायग्राम है ये बता रहा है कि इस बच्चे को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, इसको सीवियर इन्फेक्शन हुआ है, न्यूमोनिया मान सकते हो। बात समझ में आ रही है बच्चे? क्लियर। देन रेशमा चौधरी, बेटा मैं बता रहा हूँ ना, लायक भी नहीं, थोड़ा लेवल लगता है बेटा समझने में, चीज़ों को समझना रखना बहुत मुश्किल है। सबका समझ पाना, सब समझ लेंगे तो सबका नंबर आ जाएगा ना, जबकि सबका नंबर नहीं आता, उन्हीं का आता है जिनको समझ में आता है। ठीक है बेटा? देन नेक्स्ट कंडीशन है स्किन पोस्टुलेट। ये जो दिखाई दे रहा है ये स्किन पोस्टुलेट। क्या है ये? स्किन पोस्टुलेट। यानी मैंने कहा था पस कंटेनिंग जो उभार होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं कंडीशन है पस कंटेनिंग।
यानी दैट इज द पोस्टुलेट। इनके नंबर अगर 10 से ज़्यादा है, इनकी काउंटिंग अगर 10 से ज़्यादा है, तो फिर आप इसे कह सकते हो सीवियर इन्फेक्शन। क्या कह सकते हो बच्चे? सीवियर इन्फेक्शन। बात समझ में आ रही है? सीवियर इन्फेक्शन है, सीवियर इन्फेक्शन है कब? जब ये पोस्टुलेट जो है इनकी काउंटिंग 10 से ज़्यादा हो जाए। क्लियर है? तो दोबारा देखो, आपने कहा मोर देन 10 स्किन पोस्टुलेट। मोर देन 10 स्किन पोस्टुलेट जो है, ये किसका साइन है? सीवियर का। किसका साइन है बच्चे? सीवियर। गुड। देन आफ्टर, अगर देखो वापस से आ जाओ एक बार, और अगर ये सारे साइन प्रेजेंट हैं, पॉसिबल ये है कि उसको सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। न्यूमोनिया हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है, या फिर क्या हुआ है उसको? मेनिंजाइटिस। क्या क्या बच्चे? न्यूमोनिया, सेप्सिस और मेनिंजाइटिस। क्लियर है? अगर इन्फेक्शन इससे कम होता तो फिर उसको रेड नहीं येलो कैटेगरी में मानते। क्या होता कि अम्बलाइकल जो है वो रेड हो जाता, अम्बलाइकल जो है वो रेड हो जाता और वहां से पस बाहर आए, तो इसे लोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहते हैं। क्या हो जाए? अम्बलाइकल कोड रेड हो जाए, कटा हुआ, और वहां से क्या बाहर आने लगे? पस। इन दैट पस ड्रेनिंग फ्रॉम द ईयर, और बच्चे के कान से क्या आने लगे? पस। और स्किन पोस्टुलेट मैंने कहा था 10 से कम होंगे तो लोकल इन्फेक्शन है, और 10 से ज़्यादा होंगे तो सीवियर इन्फेक्शन है। अभी बताया था मैंने। क्या? स्किन पोस्टुलेट अगर 10 से कम है तो लोकल या मॉडरेट इन्फेक्शन है, और 10 से ज़्यादा है तो सीवियर इन्फेक्शन काउंट होगा। क्लियर बच्चे? तो इन दैट कंडीशन आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि स्किन का जो पोस्टुलेट है दैट इज फॉर द 10। ये क्या है? 10 है, और अगर 10 से कम है तो मॉडरेट या लोकल माना जाएगा। क्या माना जाएगा? मॉडरेट या लोकल। क्लियर है? तो इन दैट कंडीशन नेक्स्ट है, अगर आपके जो पस है वो देखो, यहां से जो अम्ल यहां से क्या निकल रही है? पस। क्या निकल रही है? पस। और ये जो पस है ये बताता है लोकल इन्फेक्शन। ये जनरलाइज सेप्स नहीं कहेंगे इसको, ना इसको जनरलाइज इन्फेक्शन कहेंगे। दैट इज द ओनली लोकल इन्फेक्शन। क्लियर बच्चे? द नेक्स्ट कंडीशन, ईयर इन्फेक्शन। मैंने कहा था किसी बच्चे के कान से अगर पस निकलने लग जाए तो ये भी लोकल इन्फेक्शन माना जाएगा। ये जनरलाइज्ड इन्फेक्शन नहीं है, दैट इज ओनली द लोकल इन्फेक्शन। क्लियर है? गुड। देन नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट। अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम दो चीजें कर रहे थे, असेस कर रहे थे और उसके बाद उसे क्लासीफाई कर रहे थे। क्लासीफाइड कर रहे थे कि वो जनरल इन्फेक्शन है, सीवियर है, या माइल्ड टू मॉडरेट। सबसे पहले हमने साइन देखे, उसके बाद हमने क्लासीफाइड किया, अब हम क्या कर रहे हैं? उसका मैनेजमेंट। किसका मैनेजमेंट? इन्फेक्शन का। कौन सा इन्फेक्शन बच्चे? आंसर बैक्टीरिया। कौन सा है? बैक्टीरिया। बात समझ में आ रही? तो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो कैसे मैनेज होगा? अगर वो सीवियर इन्फेक्शन है। कैसा है बच्चे? सीवियर इन्फेक्शन है, गिव फर्स्ट डोज ऑफ IM एम्पिसिलिन 100 mg पर केजी। स्टार बना लेना। 100 mg पर केजी IM दिया जाएगा, और या जेंटामाइसिन 3 mg पर केजी दिया जाएगा। या तो एम्पिसिलिन देना है और साथ में क्या देना है? जेंटामाइसिन 3 mg पर केजी। वार्म द इन्फेंट। आपने कहा बच्चे को गर्म क्यों कर रहे हो? मैं बता चुका हूं, ज्यादातर केस में हाइपोथर्मिया हो रहा है। इन केस ऑफ सेप्सिस के केस में
हाइपोथर्मिया हो रहा है ज़्यादातर, इसलिए हमें बच्चे को गर्म करना है। अब चाहे वो स्किन टू स्किन कांटेक्ट हो, चाहे और किसी तरीके से आप बच्चे को गर्म करें। क्लियर है? क्योंकि जैसे ही 36.3 से कम होगा आपको बच्चे को टच करने पे ठंडा लगेगा, और जब आप रेफर कर रहे हो तो कोशिश करो कि रास्ते में बच्चा क्या रहे, वार्म। नाम सुना होगा आपने KMC, कंगारू मदर केयर। तो जो कंगारू मदर केयर है वो आपको प्रोवाइड करनी है ड्यूरिंग द रेफर। एडवाइज मदर टू कीप द यंग इन्फेंट वार्म ऑन द वे ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल ले जाते समय आपको माँ को समझाना है कि बच्चे को रास्ते में गर्म रखना, ठंडा मत होने देना। रेफर अर्जेंटली टू द हॉस्पिटल। रेफर अर्जेंटली टू द हॉस्पिटल। बच्चे को हॉस्पिटल में रेफर करते समय इस बात का ख्याल रखना कि अगर सीरियस केस है तो तुरंत रेफर होना चाहिए, इमीडिएट, अर्जेंटली। दोबारा सुनो, मैनेजमेंट क्या करना है सीरियस इन्फेक्शन का। सबसे पहले एम्पिसिलिन 100 mg पर केजी, पहला पॉइंट। साथ में जेंटामाइसिन 3 mg पर केजी। रास्ते में बच्चे को गर्म करके ले जाना है, गर्म ही पहुंचाना है, क्योंकि हाइपोथर्मिया के चांस ज़्यादा होते हैं। हाइपोथर्मिया के चांस ज़्यादा होते हैं, तो आप गर्म करने का तरीका जो भी आपके पास सूटेबल हो आप यूज कर सकते हो, जो कि आप बनने जा रहे हैं। समझ में आ रहा है बच्चे? तो देखो ये जो टॉपिक है इंटरेस्टिंग नहीं है, पर इम्पोर्टेंट बहुत है। आप सोचो उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा क्योंकि इसमें जो चीजें हैं आपको और बात को समझना है जो मैं कह रहा हूँ, वे यक और ट्रिमाजोल, एमोक्सिलिन और लोकल इन्फेक्शन है तो मैनेजमेंट। लोकल इन्फेक्शन है तो आप एमोक्सिलिन दोगे, यक और ट्रिमाजोल। एमोक्सिलिन या कोट्रिमाजोल ओरली दिया जाएगा, इस बात को ख्याल रखना। ओरली देंगे कोट्रिमाजोल या अमोक्सिलिन 3 दिन तक देंगे। इसे लिख लेना या अंडरलाइन कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना। 3 दिन तक देते हैं अमोक्सिलिन या कोट्रिमाजोल, और हाफ टैबलेट देते हैं पीडियाट्रिक डोज वाली। जो पीडियाट्रिक का डोज वाली टैबलेट आती है उसकी हाफ देते हैं 1 साल तक, अप टू 1 मंथ तक, सॉरी, और फिर पूरी टैबलेट देते हैं 1 महीने के बाद। आपसे पूछे अप टू 1 मंथ, तो हाफ पीडियाट्रिक टैबलेट कितनी होती है वो मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। और आफ्टर 1 मंथ 1 पीडियाट्रिक टैबलेट किसकी, अमोक्सिलिन और कोट्रिमाजोल जो भी है। क्लियर बच्चे? टीच मदर टू अप्लाई 0.3% जेंटल वायलेट पेन ट्वाइस डेली। ये किसके लिए, दैट इज स्किन इन्फेक्शन के लिए। जो पोस्टुलेट निकल के आए थे, बताए थे ना मैंने पोस्टुल्स, उनके लिए बोल रहा हूं कि आपको जेंटल वायलेट का पेंट यूज करना है ट्वाइस, और दिन में 2 बार। कितना परसेंट, 0.3%। क्लियर है? फॉलो अप जो आप देख रहे हो दैट इज फॉलो अप, हर 2 दिन में आपको बुलाना है। ये किन के लिए है, लोकल फॉलो अप के लिए बुला रहे हो। एक बात तो क्लियर है CHO साहब कि आपने इसको हॉस्पिटल एडमिट नहीं किया, इसको होम केयर ही दी जा रही है, बस दवाइयां दे दी हैं और हर 2 दिन बाद बच्चे को बुलाया है कि कोई दिक्कत हो तो बच्चे को ले आए। आई होप सो इतना समझ में आ रहा होगा आपको। इससे ज़्यादा स्लो हो नहीं सकता बच्चे, जितना मैं बोल रहा हूँ। आपने कहा स्लो कर दो, तो मैंने बहुत स्लो बोल रहा हूँ इन बातों को। तो आपने कहा टीच मदर टू अप्लाई जेंटल वॉयलेट ऑन 3% ट्वाइस इन डे, और हर 2 दिन में फॉलो अप के लिए बुला लेना, क्योंकि हॉस्पिटल एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्फेक्शन लोकल है। क्लियर बच्चे? तो आपने कहा ठीक है। पहला हमने पढ़ा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सेकेंड हम पढ़ रहे हैं जॉन्डिस। ये वो वर्ड है जो तुम्हें किसी को कुछ आता हो या ना आता हो, सबको जॉन्डिस के बारे में जरूर पता होता है। तो आपने कहा जॉन्डिस क्या है, हम सब इसको कई लेक्चरों में बता चुके हैं, हर क्लास में इसका जिक्र होता है, आप भी जानते हो। हाइपर बिलिरुबिनेमिया कहते हैं। तो आप इसमें क्या क्या करोगे, असेस करोगे, क्लासीफाई करोगे, और फिर उसका क्या बताओगे, मैनेजमेंट।
देखो, हर प्रॉब्लम के 3 पॉइंट्स बता रहा हूं मैं। आपने कहा सर कौन कौन से? सबसे पहले असेसमेंट, उसके बाद क्लासिफिकेशन, जो किस बेस पे याद है आपको आईएमएसी की ना गाइडलाइन, सबसे पहले क्या कर रहे थे? असेस, फिर क्या कर रहे थे? क्लासीफाई, फिर क्या कर रहे थे? आइडेंटिफाई, ट्रीटमेंट। याद है ना? वो सेम चीज चल रही है। और उसके बाद आप क्या बताओगे? इसका ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट। ये 3 पॉइंट तो आप सब में जरूर याद रखना जो मैं बता रहा हूं। तो प्रॉब्लम का नाम क्या है? जॉन्डिस। आपने कहा सर क्या होगा? मैंने कहा पूरी बॉडी में येलोइश डिस्कलरेशन होता है। आपने कहा किसका? मैंने कहा स्किन का। तो असेस करने पर आपको येलोइश दिखाई देगा। और आपने कहा कैसे? तो याद करो, मैं पढ़ा चुका हूं क्रेमर इंडेक्स। ये सारी बातें एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो आपने कहा क्रेमर इंडेक्स, बिल्कुल। क्रेमर इंडेक्स जो है, क्रेमर इंडेक्स जो है वो क्या देखने में काम आती है? येलोइश डिस्कलरेशन। क्लियर है? तो आपने कहा ठीक है सर। अगर बच्चे के पाम, अगर बच्चे का हाथ और पैर पीले हो गए हैं, याद है? हाथ पैर पीले हो गए, मैं बता चुका हूं सीवियर जॉन्डिस है, यानी क्रॉस कर चुका है 15 mg पर डे। याद है वो दिन? वेरी गुड। तो अगर येलो हो गए हैं पैर के पंजे और हाथ के पंजे, तो इसका मतलब जॉन्डिस जो है वो कैसा है? सीवियर। ये था असेसमेंट और ये है क्लासिफिकेशन। ये है असेसमेंट और ये है क्लासिफिकेशन। यानी अगर हाथ पैर पीले पड़ जाए, पंजे और हाथ के तलवे, तो इसका मतलब है सीवियर है। अगर बच्चे को जॉन्डिस 24 घंटे के अंदर हो गया, कुछ हिंट मिली आपको? बिल्कुल। कौन सा वाला है? पैथोलॉजिकल। तो आप भी जानते हो पैथोलॉजिकल इज मोर सीवियर देन फिजियोलॉजिकल। इसका मतलब सीवियर है जॉन्डिस। समझ में आ रहा है? और बच्चे को पैथोलॉजिकल के अंदर हो गया, कुछ हिंट मिली आपको? बिल्कुल। कौन सा वाला है? पैथोलॉजिकल। तो आप भी जानते हो पैथोलॉजिकल इज मोर सीवियर देन फिजियोलॉजिकल। इसका मतलब सीवियर है जॉन्डिस। समझ में आ रहा है? और बच्चे की एज 14 डेज या उससे ज्यादा है, यानी कि अगर ठीक होना होता तो 14 दिन में ठीक हो जाता, और 14 दिन में ठीक नहीं हुआ है, इसका मतलब है सीवियर। मैं इसको असेस करके इसको जस्टिफाई कर रहा हूं, इनके बेस पर यह बता रहा हूं कि सीवियर क्यों है। आप कोशिश करो समझने की जो मैं बोल रहा हूं, इसके बेस पर यह बता रहा हूं कि सीवियर है या मॉडरेट है या सिंपल जॉन्डिस। तो अगर सीवियर जॉन्डिस है तो आप ये देखना हाथ और पैर पीले हो चुके होंगे, बच्चा अभी 24 घंटे की कम एज का होगा, और बच्चे को अगर एज ज़्यादा है तो 14 दिन से ज़्यादा हो गई पर अभी तक जॉन्डिस ठीक नहीं हो रहा, इसका मतलब जॉन्डिस सीवियर। आई होप सो बात समझ में आ रही होगी। क्लियर बच्चे? तो आपने कहा ठीक है, ये आपको दिखाई दिया है, दैट इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ येलो पाम एंड सोल। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि बच्चे के पूरी स्किन क्या है? पूरी स्किन येलो है। हमने खाली डोर्सल एस्पेक्ट देखा है, अगर वेंट्रल देखेंगे तो वो भी येलो मिलेगा। इस प्रकार का बच्चा जो है वो क्या दिखाएगा? दैट इज द सीवियर जॉन्डिस। क्या दिखाएगा बच्चे? सीवियर जॉन्डिस। आई होप सो बात समझ में आ रही होगी। तो आपने कहा ठीक है सर। अगर पाम और सोल येलो ना होते, डबल स्टार, अगर हाथ और पैर पीले ना होते तो उतनी डरने वाली बात ना होती, क्योंकि कन्फर्म होता कि सीरम बिलिरुबिन लेस देन 15 mg पर डीएल होता। क्लियर है? और अगर बच्चे की एज 1 से 13 दिन के अंदर है, यानी ये ठीक अभी हो सकता है, क्योंकि आप भी जानते हो 14 दिन लग जाते हैं नॉर्मल जॉन्डिस को रिकवर होने में।
तो अभी तो इसके पास टाइम है रिकवर होने का और टेम्परेचर बिल्कुल आइडियल रेंज में ही है, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। तो इसको सिर्फ जॉन्डिस है, इसको सीवियर जैसी कोई बात नहीं है। तो मैं ये बता रहा हूं कि किस एज में जॉन्डिस नॉर्मल है, किस कंडीशन में नॉर्मल है, किस में वो सीवियर है। तो अगर ऐसी हालात आपको देखने को मिले तो आप इसे सिर्फ जॉन्डिस बोलना, न कि सीवियर जॉन्डिस। उम्र 1 से 13 दिन के बीच में हो, हाथ और पैर पीले ना हो और टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम ना हुआ हो, नॉर्मल जैसे रेंज में हो, 36.4 से 35.5 भी नॉर्मल जैसा ही है, तो दैट इज द कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज ओनली जॉन्डिस, नॉट द पैथोलॉजिकल, नॉट द सीवियर। क्लियर बच्चे? आपने कहा सर मैनेजमेंट कैसे करते हैं? अब मैनेजमेंट में आपको सबसे पहले कुछ पॉइंट्स याद रखना, ठीक है बच्चे? सबसे पहला मैनेजमेंट आप जानते हो, मैं फिर लिख देता हूं, आंसर फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई है, जब मैंने ऑनलाइन भी पढ़ाया तब भी मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं फोटोथेरेपी के बारे में। यानी इसमें हम ब्लू लाइट या वाइट लाइट का यूज करते हैं बच्चे की जॉन्डिस को ठीक करने के लिए या सीरम बिलिरुबिन को कम करने के लिए। तो पहला मैनेजमेंट आप सब जानते हैं, मैं वापस से फोटोथेरेपी डिटेल में नहीं जाऊंगा, खाली आपको पता होना चाहिए कि जॉन्डिस का इलाज क्या है, फोटोथेरेपी। क्लियर है बच्चे? फोटोथेरेपी के बाद आप इसका सेकंड मैनेजमेंट देखोगे, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। फोटोथेरेपी के बाद आप इस आप सब जानते हैं, मैं करते हैं नॉट द पैथोलॉजी। पहले कुछ पॉइंट्स याद रखना, ठीक है बच्चे? सबसे पहला मैनेजमेंट आप जानते हो, मैं फिर लिख देता हूं, आंसर फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई है, जब मैंने ऑनलाइन भी पढ़ाया तब भी मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं फोटोथेरेपी के बारे में। यानी इसमें हम ब्लू लाइट या वाइट लाइट का यूज करते हैं बच्चे की जॉन्डिस को ठीक करने के लिए या सीरम बिलिरुबिन को कम करने के लिए। तो पहला मैनेजमेंट आप सब जानते हैं, मैं वापस से फोटोथेरेपी डिटेल में नहीं जाऊंगा, खाली आपको पता होना चाहिए कि जॉन्डिस का इलाज क्या है, फोटोथेरेपी। क्लियर है बच्चे? फोटोथेरेपी के बाद आप इसका सेकंड मैनेजमेंट देखोगे, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। क्या बच्चे? एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, जैसे कि आप जानते ही हो, बता चुका हूं कि इसमें आप जो भी दे रहे हो वो हमेशा RH नेगेटिव ब्लड ही इन्फ्यूज किया जाता है। बच्चे का ब्लड ग्रुप कोई सा भी, आप चाहे कोई सा बच्चे का, चाहे A पॉजिटिव हो या B पॉजिटिव, तो आप जो भी दे रहे हो वो RH नेगेटिव, ठीक है बच्चे? और थर्ड वन, नियोनेटल है, बच्चा छोटा है, तो आप इसके लिए फिनोबार्बिटॉन भी काम में ले सकते हो। फिनोबार्बिटॉन, फिनोबार्बिटॉन को ड्रग ऑफ चॉइस कहते हैं नियोनेटल जॉन्डिस। क्लियर है? ये तो कॉमन मैनेजमेंट हो गई। इसके बाद कोई एक बात है जो आपको याद रखनी है, ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी कंटिन्यू। जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसे रोकना नहीं है। अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करने की एज का है तो आपको फिर बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखनी है। और पांचवा, फ्लूइड इनटेक का ध्यान रखना है। जितना पानी पी, जितना फ्लूइड अंदर लेगा उतना ज्यादा बिलिरुबिन बाहर जाएगा। ठीक है बच्चे? ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है मैनेजमेंट किसका, जॉन्डिस। तो अभी तक हमने आपको 3 चीजें बताई हैं। सबसे पहले हम 2 चीजें बताई, सबसे पहले बताया बैक्टीरियल इन्फेक्शन और उसके बाद हमने आपको बताया क्या, जॉन्डिस। क्लियर है? थर्ड वन, असेस ऑफ, क्लासिफाई, असेस ऑफ डायरिया और डिहाइड्रेशन, डायरिया और डिहाइड्रेशन। ठीक है बच्चे? तो अब सबसे पहले आप एक बार देखो, जो जो डायरिया है, वैसे आपको बता दिया है, मैंने देखा था क्लास में सर बता रहे थे, फिर भी सब लोग, जो डायरिया है वो मेनली जो डेफिनेशन है
वो डिपेंड करती है कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूल। जो स्टूल पास कर रहा है बच्चा, वो कैसा स्टूल। तो अगर मैं कहूं वाटरी और लूज, वाटरी और लूज स्टूल पास करे और मोर देन 3 टाइम्स पर डे करे, दैट इज कंसीडर डायरिया। समझा बच्चे? दोबारा सुन लो, डायरिया मेनली जो है वो कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है, ना कि नंबर ऑफ स्टूल। तो अगर वाटरी या लूज डायरिया या लूज स्टूल